हाँ, तो चलिए फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़। ये जो कि कभी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए आपको तो इसको इस तरह से याद कर लेना चाहिए, इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए कि कभी भी कोई भी पूछ ले एकदम आराम से एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दें सब कुछ। इसके कॉन्सेप्ट ऐसे होने चाहिए, टिप्स पे बिल्कुल याद होने चाहिए सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्या क्या पूछे गए हैं, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा दी हुई है। इसको प्रोसेस कैसे करना है, कौन सा इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे यूज़ करना है, वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसके लिए आपको बार बार इसे पढ़ना पड़ेगा और ऑडिट मारनी पड़ेगी और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आपको लिख के भी इसको, क्योंकि ये सब केस स्टडी ऐसा है जो कि एक बार पढ़ के आपको नहीं रहेगा याद, आपको बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ऑडिट मारने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं रिवीजन वीडियो केस स्टडीज़ की लाता रहूँगा। बस आप इसके लिए करें क्या, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जो भी वीडियो मैं लाता हूँ केस स्टडी की उसे कंटिन्यूसली वॉच करते रहें, देखते रहें। तो चलिए एज यूजुअल जैसा कि हम लोग शुरू करते हैं केस स्टडी को। पहले क्वेश्चंस क्या पूछा गया, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, उससे शुरू करते हैं। तो मेन फोकस हमारा यहाँ पे रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का, डिस्क्रिप्टिव जो है फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, मुझे पता है वो ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको करना है। एग्जामिन द टैक्स कंसिक्वेंसेस of the following transaction under section 911 of the Income Tax Act 1961 and applicable double taxation avoidance agreement DTAA और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो भी बेनिफिशियल रहेगा एसएससी को उसे अप्लाई करना है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स ऑफ सिंगापुर इंटरमीडियरी कंपनी बाय यूएस कंपनी टू एन अनरिलेटेड बायर। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स ऑफ मॉरिशस इंटरमीडियरी कंपनी बाय German company to unrelated buyer. Transfer of share of Australian intermediary company by Cyprus company to unrelated buyer. Transfer of share of Spain intermediary company by UK company to unrelated buyers. तो देखते हैं अब ये क्या चक्कर है अनरिलेटेड बायर्स का। ये कॉन्सेप्ट सेम है जैसा कि एक वोडाफोन केस लॉ आया था वो, तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसके बाद ही गवर्नमेंट ने बहुत सारे अमेंडमेंट किए इस सेक्शन में और ये लाया है। तो सेम आपको जैसा हुआ था ना उसका सेम केस लॉ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट आए थे बहुत सारे एक्ट में, तो वो आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। और इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो ओपन बुक एग्ज़ाम है, मुझे देख के लिख देना है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डीटी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। डीटी में इतना लेंदी नहीं आएगा केस लॉ, लेकिन उसमें छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसमें भी आपको कॉन्सेप्ट तो नोट्स के रूप में लिखने ही पड़ेंगे, तो आपको नोट्स बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे 4 ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ये ग्रुप्स क्या करती है, ग्रुप ए में यूएस कंपनी है जिसका 100% स्टैक है सिंगापुर इंटरमीडियरी कंपनी में, और सिंगापुर इंटरमीडियरी कंपनी का स्टैक है इंडियन कंपनी में 20% स्टैक। 4 ग्रुप है, कैसे मतलब कोई भी फ्रॉड कैसे करती है फॉरेन कंपनी। देखिए 4 ग्रुप बनाया, ए बी सी डी, चारों 4 कंट्री में, यूएस कंपनी, जर्मन कंपनी, साइप्रस कंपनी, यूके कंपनी, चारों को इन्वेस्ट करना है इंडियन कंपनी में। अब डायरेक्ट तो कर नहीं सकती इन्वेस्ट, क्योंकि टैक्स लग जाएगा सेल करने पे, तो अब इनडायरेक्टली इन्होंने सिंगापुर इंटरमीडियरी कंपनी बनाया, 100% स्टेक इसका है। मॉरिशस बनाया, ऑस्ट्रेलिया में बनाया, स्पेन में बनाया, सब में 100% स्टेक, और सबका यहाँ पे इंडियन कंपनी में अलग अलग स्टेक है, 20%, 25%, 51%, 4%, टोटल 100%। अब चक्कर क्या है, अलग अलग डेट में ये एक्विजिशन का डेट दिया हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ये ज़्यादा उतना काम में आएगा नहीं ये इन्फॉर्मेशन। और आगे क्या होता है, each of the group are now proposing to restructure their shareholding in company. Alternatively, they are also considering the proposal of existing from इंडियन कंपनी। एग्जिट करने का प्लान कौन कर रहा है, वो इंडियन कंपनी में, बाय ट्रांसफरिंग देयर स्टैक टू द बायर टू बी आइडेंटिफाइड। द रीस्ट्रक्चरिंग एग्जिस्ट इज प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन ऑन 31 मई 2018। यहाँ पे डेट थोड़ा आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये पहले का प्रिंट आउट है, मैंने जब एग्ज़ाम पास किया तो उस समय पहले का प्रिंट आउट लिया था, तो आप डेट एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। 31 मई 2018 बाय ईच ऑफ द ग्रुप। द लास्ट अकाउंटिंग ईयर for and for the purpose of the complying with the tax law
ऑफ टेरिटरी फॉर ईच ऑफ द एंटिटीज। लास्ट अकाउंटिंग ईयर जो है कि 31 मई को ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपना अपना स्टैक जो है इंडियन कंपनी में, वो सिंगापुर को ये क्या कर रहे हैं, यूएस कंपनी अपना सिंगापुर का इंडियन कंपनी का शेयर सेल नहीं कर रही है। ये कर क्या रही है, इंडियन कंपनी का शेयर सेल करेगी यूएस कंपनी, तो डायरेक्ट कैपिटल गेन लग जाएगा। लेकिन ये कर क्या रहे हैं, इनडायरेक्टली यूएस कंपनी अपना सिंगापुर का शेयर सेल कर दे रही है। तो इंडिया से तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, ये यूएस में बैठा है, ये सिंगापुर में बैठा है, सेल इंडिया के बाहर हो रहा है। तो कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट उसको बोल नहीं सकती कि आपने इंडिया का कुछ एसेट सेल किया है। तो ये पहले होता था, इस तरह से टैक्स इवेजन किया जाता था। तो यूएस कंपनी है, ये सिंगापुर की कंपनी, सिंगापुर की कंपनी को बेचना चाहती है यूएस की कंपनी, और ये इसको इस तरह से बेचना चाहती है और रिस्ट्रक्चरिंग प्लान कर रहे हैं। तो 31 मई को 2018 को ये सब सेल कर रहे हैं। और उसके पहले का जो अकाउंटिंग ईयर है ये सब दिया हुआ है। और यहाँ पे इंडियन कंपनी फॉलो 31 हमारा फाइनेंशियल ईयर। बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी 31 को इतना है, बुक वैल्यू 100 करोड़ है। द बुक वैल्यू आफ्टर रिड्यूसिंग लाइबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर रिड्यूसिंग लाइबिलिटी है बुक वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू। और सारी कंपनी का दिया हुआ है। ग्रुप ए यूएस कंपनी का, फिर सिंगापुर कंपनी का, यूएस कंपनी सिंगापुर कंपनी, ग्रुप बी का, ग्रुप सी का, ग्रुप डी का बुक वैल्यू दिया हुआ है, और फिर फेयर मार्केट वैल्यू दिया है, लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है। ग्रुप ए बी सी डी होल्ड नो अदर शेयर्स or asset in India other than investment in shares of Indian company. Assume the fair market value and liabilities of all the companies as on 31st March 2018 is same as on 31st May. एज्यूम कर लेना है कि सारे भी कंपनी का मार्केट वैल्यू जो है और लाइबिलिटी जो है, जो कि 31 मई को है, वही 31 मार्च को भी है। ये जम्पशन लिया हुआ है। तो देखिए पहले यहाँ पे हो क्या रहा है आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे यूएस कंपनी सेल करेगी इसका सिंगापुर का, तो यहाँ पे तो कोई टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि यूएस कंपनी बोलेगी मैंने तो इंडिया के बाहर ही बेचा है, इंडिया के बाहर की कंपनी का शेयर बेचा है, आपकी कंपनी का शेयर बेचा नहीं है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने, इस तरह से टैक्स इवेजन हो जाएगा। टैक्स तो गवर्नमेंट ने प्लान किया कि ये तो हमारे साथ खेल रहे हैं, ये लोग इंडिया के बाहर रख के इंडिया की कंपनी को बेच दे रहे हैं, और हमारा यहाँ पर कुछ टैक्स कैपिटल गेन बन ही नहीं रहा है। तो इन्होंने टैक्स में अमेंडमेंट किया, टैक्स लॉ में, और कुछ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए सेक्शन 911 में। तो आपको पहले, सबसे पहले तो मैं ये कॉन्सेप्ट याद करवाऊँगा, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट, इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट, ये भी लेता हूँ यहाँ पे आपको दिखने भी चाहिए। इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया इज डीम्ड टू बी अक्रू इन इंडिया। इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट, ठीक है, इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट यानी इनकम ऑफ अ यूएस कंपनी फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट मतलब शेयर्स इन इंडियन कंपनी का जो शेयर्स है, इंडियन कंपनी का जो शेयर्स है। इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इन इंडियन कंपनी deemed to be situated in India, income of a non-resident from transfer of capital asset situated in India is deemed to be accrue arise in India, ठीक है। अगर कोई फॉरेन कंपनी ट्रांसफ़र करती है शेयर्स कैपिटल एसेट को ये मान लिया जाएगा, मतलब यूएस कंपनी अगर सिंगापुर के कैपिटल एसेट को, सिंगापुर के शेयर को सेल करती है, तो ये मान लिया जाएगा कि सिंगापुर कंपनी इंडिया में सिचुएटेड है। ये बोल रहा है ये डेफिनेशन। इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया इज डीम्ड टू बी अक्रू राइज इन इंडिया। मतलब यूएस कंपनी अगर ट्रांसफ़र करती है सिंगापुर इंटरमीडियरी कंपनी के शेयर्स को, तो ये मान लिया जाएगा कि इंडियन कंपनी जो इंडिया में सिचुएटेड है, ये सेल हो रही है। तो ये कैसे सेल हो रही है, देखिए कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, देखिए इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया इज डीम्ड टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया। ये आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको इसका समरी भी बना सकते हैं कि इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट डीम्ड टू बी अक्रू राइज इन इंडिया। एसेट बिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो अब आपको देखिए इंडिया ये क्या बोल रहा है, कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया।
ये क्या बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कैपिटल एसेट सिचुएटेड है ही नहीं इंडिया में। यहाँ तो हम सिंगापुर की कंपनी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इंडिया में तो है ही नहीं सिचुएटेड, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, ये डेफिनेशन बोल रहा है कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। तो अब इसे अलग से डिफाइन किया गया है कि एसेट बीइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब एसेट बीइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी, मतलब सिंगापुर की कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, इज डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया। मतलब सिंगापुर की कंपनी को डीम्ड कर लिया जाएगा कि इंडिया में सिचुएटेड है अगर इस ड्राइव्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया। मतलब एसेट, कोई एसेट है, सिंगापुर कंपनी है, सिंगापुर कंपनी को डीम्ड कर लिया जाएगा क्या इंडिया में सिचुएटेड है। ये इफ़ सिंगापुर कंपनी अपना ड्राइव्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट्स वैल्यू, अगर सिंगापुर की कंपनी अपनी वैल्यू जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियन कंपनी से ड्राइव करती है, ठीक है, इंडियन कंपनी से ये कंपनी अगर ड्राइव करती है, मतलब इसकी वजह से ये इसका वजूद है सिंगापुर कंपनी का, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्राइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन सब्सटेंशियली का मीन क्या होता है। अब सब्सटेंशियल वैल्यू का मीन्स क्या होता है। सब्सटेंशियल देखिए, वैल्यू सब्सटेंशियली मीन्स होता है इफ़ ऑन द स्पेसिफाइड डेट हम देखेंगे आगे क्या होता है। इंडियन एसेट वैल्यू एफएमवी वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, बुक वैल्यू नहीं। इंडियन एसेट वैल्यू मतलब इंडिया की जो कंपनी है इसकी वैल्यू, इसका जो शेयर्स है, इसकी वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, एक्सीड 10 करोड़ हो जाता है। और प्लस सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल कराना होगा। एक्सीड 10 करोड़ हो गया, एक्सीड 10 करोड़, और प्लस सेकेंड कंडीशन क्या हो जाता है, एक्सीड देखिए सेकेंड कंडीशन क्या हो जाता है, रिप्रेजेंट 50% वैल्यू ऑफ ऑल एसेट ऑफ द कंपनी। और 50% वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है सिंगापुर कंपनी की, जितनी भी एसेट है इसका सिर्फ इंडियन कंपनी 50% की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इतना सारा इन्फॉर्मेशन हो गया कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए होंगे क्या है नहीं है। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, इसको बिल्कुल याद कर लेना है। अब आपने तो यहाँ से तो इसका कोरिलेशन देख ही लिया, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से रिमाइंड करें वीडियो से, फिर से देखें, स्लो करके देखें, लेकिन अच्छे से देखें, समझ में आ जाएगा। और दोबारा फिर मैं आपको एक बार याद कराता हूँ, देखिए क्या बोल रहे हैं। इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया इज डीम्ड टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया। अगर नॉन रेजिडेंट कोई भी एसेट ट्रांसफ़र करता है जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, डीम्ड टू बी, तो वो क्या मान लिया जाए कि उसका जो इनकम है वो इंडिया में डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज हुआ है। तो कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, ये क्या है, कैपिटल एसेट तो यहाँ पे सिंगापुर कंपनी की है ही नहीं, सिंगापुर में है वो। तो कैपिटल एसेट सिचुएटेड क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा कि कब हम मान लेंगे कि कैपिटल एसेट इंडिया में सिचुएटेड है, कब हम मान लेंगे कैपिटल एसेट इंडिया में सिचुएटेड है, समझ में आया। कब हम मान लेंगे कि कोई एसेट इंडिया में सिचुएटेड है, अगर वो बाहर भी सिचुएटेड है लेकिन हम उसको मान लेंगे कि वो इंडिया में सिचुएटेड है, तो इस डिफिनेशन के अंदर आ जाएगा वो, समझ में आया। देखिए, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया इज डीम्ड टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया। तो कोई भी यहाँ पर सिंगापुर की कंपनी बाहर है तो हम कब मान लेंगे कोई कि बाहर की कंपनी को भी कि वो इंडिया में सिचुएटेड है। देखिए कब मानते हैं कि एसेट बीइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, सिंगापुर की कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, डीम्ड टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया, मतलब वो सिंगापुर की कंपनी के एसेट को मान लिया जाएगा कि अक्रूराइज इंडिया में हुआ है। इफ़ शेयर्स डराइव्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया। अगर सिंगापुर के शेयर्स की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया की वजह से, इंडिया की कंपनी की वजह से ड्राइव हो रही है, तो सब्सटेंशियली क्या होता है, कि ऑन द स्पेसिफाइड डेट देखें क्या होता है, वैल्यू सब्सटेंशियल स्पेसिफाइड डेट इंडियन कंपनी का एसेट का जो वैल्यू है, एफएमवी वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू वो 10 करोड़ से एक्सीड करता है और 50% रिप्रेजेंट करता है, 10 करोड़ से एक्सीड करता है, 50% रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट ऑफ द कंपनी। एफएमवी देखेंगे यहाँ पे इन्वेस्टिंग कंपनी की, इंडियन नहीं, इन्वेस्टिंग कंपनी की। 10 करोड़ से एक्सीड करता है, 50% वैल्यू रिप्रेजेंट, 10 करोड़ 50%, 10 करोड़ 50%, ये आपको ध्यान याद कर लेना है बिल्कुल, 10 करोड़ 50%, 10 करोड़ 50%। तो ये अब जब हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ये होता है, तो ये मान लेंगे सब्सटेंशियली फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया वैल्यू ड्राइव हो रही है। और स्पेसिफाइड डेट क्या होगा, स्पेसिफाइड डेट मीन्स अकाउंटिंग ईयर प्रीसीडिंग द ट्रांसफ़र डेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, कितने मई को ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे 31 मई को ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस 31 मई के प्रीसीडिंग में जो अकाउंटिंग ईयर है, मतलब 31 मार्च है जो भी अकाउंटिंग ईयर, तो वो हो जाएगा स्पेसिफाइड डेट। अगर उस डेट में ये सब वैल्यू 10 करोड़ और 50% ये सब वैल्यू ऑन स्पेसिफाइड डेट देखेंगे। तो अकाउंटिंग ईयर मतलब जिस डेट को ट्रांसफ़र हो रहा है उसके
अकाउंटिंग ईयर को, उसके पहले वाले अकाउंटिंग ईयर को देखेंगे। स्पेसिफाइड डेट मीन्स अकाउंटिंग ईयर प्रीसीडिंग द ट्रांसफ़र डेट। बट इफ़ बुक वैल्यू ऑफ एस, यहाँ पे बुक वैल्यू, ये ध्यान, ये कन्फ्यूज़ कर देगा, यहाँ पे बुक वैल्यू लेंगे। बट इफ़ बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द ट्रांसफ़र डेट एक्सीड 50% ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट डेट, अगर ट्रांसफ़र की डेट को जो बुक वैल्यू है उस कंपनी की, एसेट की वैल्यू जो है, बुक वैल्यू जो भी है, वो 15% से एक्सीड करती है लास्ट बैलेंस शीट डेट से, वो ट्रांसफ़र की डेट को स्पेसिफाइड डेट ले लेंगे। ठीक है, समझ में आया? वाह, वेरी गुड। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे हलवा की तरह बिल्कुल सॉल्व होगा, नहीं तो ये केस स्टडी बिल्कुल दिमाग घुमा देता था। मैंने भी तो सॉल्व किया, मैंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है, बिल्कुल दिमाग घुमा देता था और फिर भूल जाते थे, बार बार रिवीजन मारना पड़ता था इसको, और करना भी पड़ता था, कर करके देखना पड़ता था, नहीं तो कन्फ्यूज़ कर देता था ये। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो ये सब तो आपको नोट्स जितने भी मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये सारे नोट्स पहले लिखने हैं, ये सारे नोट्स एक्सप्लेन करने हैं, लिखने हैं क्या है नहीं है, ये सारे नोट्स लिखने हैं, फिर आंसर आपको ड्राफ्ट करना शुरू करना है। क्योंकि पहले प्रोविज़न एक्सप्लेन कर देंगे तो एग्जामिनर को आराम से समझ में आ जाएगा कि आगे चल क्या रहा है। लेकिन अगर पहले प्रोविज़न ही एक्सप्लेन नहीं किया है तो कन्फ्यूज़ होता रहेगा बेचारा। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारे प्रोविज़न एक्सप्लेन किए हैं। तब देखिए पहला वाला का क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर ऑफ सिंगापुर इंटरमीडिएट कंपनी बाय यूएस कंपनी का इफ़ेक्ट क्या होगा। अगर यहाँ पे यूएस की कंपनी सिंगापुर की कंपनी का एसेट को ट्रांसफ़र करती है तो इंडिया में उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो हम देखते हैं क्या इफ़ेक्ट होगा इंडिया में। तो अब ये शेयर इंडिया में हम मान लेंगे सिंगापुर कंपनी का, तब यहाँ पे कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर ऑफ सिंगापुर इंटरमीडिएट, स्पेसिफाइड डेट इस केस में क्या होगा, स्पेसिफाइड डेट के लिए क्या होता था कि बैलेंस जिस डेट को ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब 31 मई को ट्रांसफ़र हुआ है, 31 मई के पहले वाले अकाउंटिंग ईयर को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द लास्ट अकाउंटिंग ईयर इंड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लाइंग विद द टैक्स लॉ ऑफ द एंटिटी, ईच ऑफ द एंटिटी रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। ग्रुप ए यूएस कंपनी 31 दिसंबर 17 को, बुक वैल्यू सिंगापुर कंपनी 30 जून 2017 को, बुक वैल्यू इतना इतना इतना। ठीक है, हाँ ठीक है। इंडियन कंपनी फॉलो 31 मार्च, इंडियन कंपनी का क्या है 31 मार्च का है। ठीक है, तो 31 मई को क्या था, 31 मई को बुक वैल्यू कितनी है, इंडियन कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है 31 मई को। 31 मई को देखते हैं बुक वैल्यू कितनी है। इंडियन कंपनी फॉलो, ठीक है, द बुक वैल्यू आफ्टर रिड्यूसिंग लाइबिलिटी फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी एज सम ऑफ द 31 मई। अच्छा, 31 मई का ये दिया है, तो बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू 100 करोड़ है, यहाँ पे दिया हुआ है ना। बुक वैल्यू इंडियन कंपनी की कितनी है, 100 करोड़ है, यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। 31 मई को कितनी है इंडियन कंपनी, 31 मार्च को कितनी है, 100 करोड़ है इंडियन कंपनी की बुक वैल्यू। और 31 मई को कितनी है, 31 मई को देखिए बुक वैल्यू कितनी है, 110 करोड़ है, 110 करोड़ है। ठीक है, इसका 10% कितना हो गया, इसका 10% हो गया, 10%, 15% हो गया, 15%, 10, 5, 15 हो गया, 115 हो गया ना। यहाँ पे 110 प्लस बिफोर रिड्यूसिंग लाइबिलिटी लेंगे ना, तो 20 ऐड कर दिया, 130 हो गया। तो यहाँ पे एक्सीड कर रहा है, तो इसका स्पेसिफाइड डेट क्या हो जाएगा, इसका स्पेसिफाइड डेट ये हो गया, देखिए 31 मई हो गया, क्योंकि एक्सीड कर रहा है ना, 15% से एक्सीड कर रहा है 31 मई को, तो इसका स्पेसिफाइड डेट 31 मई हो जाएगा। तो 31 मई तो हो गया स्पेसिफाइड डेट, 31 मई हो गया स्पेसिफाइड डेट। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे उस मई को क्या कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये सब। तो हमें क्या देखना था, एक 10 करोड़ का कंडीशन देखना था। अब देखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, सिंगापुर इंटरमीडिएट कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, क्या था कंडीशन यहाँ पे, देखिए इफ़ इंडियन एसेट वैल्यू FMV एक्सीड 10 करोड़,
एंड रिप्रेजेंट 50% वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी। ठीक है, तो इंडियन कंपनी की वैल्यू कितनी है, इंडियन कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 180 प्लस 20 कितना हो गया, 180 प्लस 20 कितना हो गया, 180 प्लस 20 200 हो गया, 200 हो गया। 200 में इसका परसेंटेज कितना है, इसका परसेंटेज यहाँ पे 20% है इंडिया में, सिंगापुर का। तो 200 का 20% कितना हो गया, 40 हो गया। ये तो 10 करोड़ को एक्सीड कर रहा है। ठीक है, 10 करोड़ एक्सीड कर रहा है, और इसका 50% की वैल्यू कितनी होगी, 50% वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट रिप्रेजेंट। देखिए इसकी एसेट की वैल्यू कितनी है, इंडियन कंपनी की इन्वेस्टिंग कंपनी रिप्रेजेंट 50% वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी। देखिए सिंगापुर इंटरमीडिएट कंपनी की कितनी है, 50 करोड़, 50 करोड़ हो गया, 50 करोड़ हो गया। ये देखिए यहाँ पे 50 करोड़ हो गया, 50 करोड़ है। ठीक है, 50 करोड़ है ये सिंगापुर इंटरमीडिएट कंपनी की टोटल वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नेट एसेट। यहाँ पे तो लाइबिलिटी ज़ीरो है तो इसको ऐड नहीं करना पड़ेगा। टोटल एसेट कितना हो गया, नेट एसेट कितना हो गया सिंगापुर का नेट एसेट हो गया 50 करोड़, और ये कितना है 40%, इसका 50% कितना हो गया 25 करोड़। ये एक्सीड कर रहा है ना, 50% से एक्सीड कर रहा है, ये तो 40% है, 40 करोड़ है। तो ये 10 करोड़ वाला भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है और 50% वाला भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा कि सिंगापुर कंपनी ने जो भी शेयर ट्रांसफ़र किए हैं वो डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया मान लिया जाएगा। सिंगापुर में जो भी एसेट यूएस कंपनी ने सिंगापुर कंपनी की जो शेयर्स ट्रांसफ़र किए हैं, सिंगापुर कंपनी की शेयर्स को क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया, और हैंस इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया हो जाएगा, हैंस कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। ठीक है, हाँ तो देखिए क्या हो गया, फेयर मार्केट वैल्यू कितना है 20%, 40 करोड़ हो गया। सिंस वैल्यू ऑफ एसेट लोकेटेड इन इंडिया इज 40 करोड़ एक्सीड 10 करोड़ एंड ऑल्सो एक्सीड्स 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ सिंगापुर इंटरमीडियरी कंपनी, द शेयर्स ऑफ सिंगापुर इंटरमीडियरी कंपनी वुड बी डीम्ड टू बी derive its value substantially from asset located in India, hence shares of Singapore intermediary company would be deemed to be capital asset situated in India। वही सब डेफिनेशन अब सेम आ गया यहाँ पे, जो कि मैंने ऊपर आपको याद करवाया था, वही सब यहाँ पे बस लिख देना है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आप, एक दो बार पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल सेट हो जाएगा दिमाग में। एंड द कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ सिंगापुर इंटरमीडिएट कंपनी वुड बी डीम्ड टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया, अकॉर्डिंगली गेन वुड बी टैक्सेबल इन द इंडिया एंड यूएस कंपनी की जो कैपिटल गेन जो भी होगा ट्रांसफ़र करने पे वो यहाँ पे इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अब क्या हमें देखना है कि अब हमें यहाँ पे DT भी देखना है कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि DT के प्रोविज़न के साथ हमें देखना है कि DT का प्रोविज़न क्या है। तो DT पे अगर इनकम टैक्स फेवरेबल है, इनकम टैक्स और DT में जो भी फेवरेबल होगा SSC को वो लग जाएगा। अगर DT ये बोलेगा कि नहीं, जो कि जैसे यहाँ पे क्या लगेगा, DT क्या लगेगा, DT किसके किसके बीच में लगेगा, सिंगापुर, आपको क्या लगता है सिंगापुर और इंडिया के बीच में DT लगेगा, या फिर यूएस और इंडिया के बीच का DT लगेगा। DT किसके किसके बीच में लगता है, रेजिडेंट कंट्री और सोर्स कंट्री। यहाँ पे सोर्स कंट्री क्या है, सोर्स कंट्री इंडिया है, क्योंकि इंडिया में उसका शेयर्स है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, इंडिया में सोर्स हो गया। रेजिडेंट कंट्री क्या है, यूएस है, यूएस का इन्वेस्टमेंट है, यूएस कंट्रोल कर रहा है सबको। तो यूएस और इंडिया का यहाँ पे DT लगेगा। तो यूएस और इंडिया का DT जो बोलेगा वो वहाँ पे इंडेक्स में दिया हुआ है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से। तो उसका मैं वो उतना में नहीं बता पाऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वो इंडेक्स आपको पढ़ना पड़ेगा और वहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। तो इंडिया यूएस DT वुड बी एप्लीकेबल DT फॉर द पर्पस ऑफ एनालाइजिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ इंडिया ऑफ द transferer of shares of Singapore intermediary company by US company, since the instant case India is the country of source and US is the country of residence, as per the article 13 of the India US DT का article 13 क्या कहता है, US and India may tax capital gain in accordance with the intermediary company by US
अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक टैक्स लॉ, डोमेस्टिक टैक्स लॉ के हिसाब से हम टैक्स कर सकते हैं। हैंस क्या होगा, कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा डोमेस्टिक टैक्स के हिसाब से, तो वहाँ पे लग रहा है 80 एक्ट के हिसाब से, तो कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा यहाँ पे। इसी तरह सेम होगा, इसी तरह सेम वाला केस इसमें सेकेंड वाले में भी होगा। सेकेंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। अगर DT वाले बोलेगा कि नहीं, अगर कैपिटल गेन सिर्फ कंट्री ऑफ रेजिडेंस में लगेगा तो फिर इंडिया में वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से तो इंडिया में टैक्स हो रहा है, लेकिन DT वाले के हिसाब से कंट्री ऑफ रेजिडेंस में ही लगेगा, मींस US में ही लगेगा, तो वो फिर DT वाले ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा SEC को, तो फिर वहाँ यहाँ पे इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनकम टैक्स के हिसाब से लगेगा तो यहाँ पे इंडिया में टैक्स लगेगा, क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से यहाँ पे लग रहा है। अब एक और मैं बता देता हूँ आपको B, क्योंकि सब सारे सेम ही है, तो ABCD सारे सेम ही सॉल्व होंगे। तो एक मैं B नंबर और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। B में देखिए, B में अब स्पेसिफाइड डेट क्या होगा, 31 मई को ट्रांसफ़र हो रहा है। 31 मई को बुक वैल्यू कितनी है इंडिया की, 100 करोड़ है, 100 करोड़ है। और लास्ट बैलेंस शीट डेट में बुक वैल्यू क्या है, लास्ट बैलेंस शीट डेट में बुक वैल्यू क्या है इंडियन कंपनी की, 130 करोड़ है। वो ऐड करने के बाद 130 करोड़ है, 130 करोड़ हो गया, 130 करोड़ और 100 साइप्रस का हो गया, साइप्रस का, सिंगापुर, मॉरिशस का बुक वैल्यू हो गया 25 है। 15% कितना हो गया, 15% 13 हो गया। 15% कितना हो गया, 13 कैसे हुआ, कैलकुलेटर कहाँ गया भाई। स्पेसिफाइड डेट तो लास्ट बैलेंस शीट डेट होगा, लेकिन हम क्या देखेंगे कि स्पेसिफाइड डेट को अगर एसेट, बुक वैल्यू ऑफ एसेट 15% से ज़्यादा हो रहा है, तो वो स्पेसिफाइड डेट क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट का डेट हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, 130 करोड़ है, 130 करोड़ है इंडियन कंपनी का, 130 करोड़ हो गया। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको, जस्ट वेट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, मॉरिशस कंपनी का क्या हो गया, मॉरिशस कंपनी का क्या है, लास्ट वो अकाउंटिंग ईयर में लास्ट अकाउंटिंग ईयर में क्या है, बुक वैल्यू 25 है, 25 है। और लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉरिशस कंपनी का बुक वैल्यू, मॉरिशस इंटरमीडिएट कंपनी का क्या है, 30 है। तो देखिए लास्ट बैलेंस शीट डेट में कितना है, 25 है, और ये यहाँ पे 30 है। 31 मई को कितना है, 31 मई को 30 है, और लास्ट बैलेंस शीट डेट में क्या है, 25 है। ये यही डेट होता है स्पेसिफाइड डेट, लेकिन ये स्पेसिफाइड डेट नहीं होगा अगर ये ट्रांसफ़र डेट को, ये इसकी बुक वैल्यू 15% से बढ़ जाती है। तो 15% कितना हो गया, 25 का 15% 3.75 है यहाँ, लेकिन यहाँ पे 35 बढ़ रहा है, तो ये भी क्या, यहाँ पे स्पेसिफाइड डेट क्या हो जाएगा, 31 मई हो जाएगा। तो 31 मई को हम सारा कंडीशन अब देखेंगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 31 मई को हम देखेंगे कि 10 करोड़ हो रहा है कि नहीं। पहले 31 मई को क्या देखेंगे, इंडियन एसेट वैल्यू FMV एक्सेड्स 10 करोड़। तो इंडियन एसेट की वैल्यू कितनी है, 200 करोड़ है। FMV इंडियन कंपनी की 200 करोड़ है। 180 प्लस 20 कितना हो गया, 200 करोड़। 200 करोड़ में कितना परसेंट है, मॉरिशस कंपनी का इंडिया में स्टेक कितना है, 25%। 25% 200 का 25% देख लीजिए, 50 करोड़ है, तो 50 करोड़ हो गया, 50 करोड़ हो गया ये, 50 करोड़। तो एक्सीड 10 करोड़ हो गया, फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गया, एक्सीड 10 करोड़ हो रहा है। ठीक है, 10 करोड़ एक्सीड कर रहा है क्योंकि 50 करोड़ है।
अब सेकंड कंडीशन देखेंगे, प्लस दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। 50% की वैल्यू एक्सीड करनी चाहिए टोटल एसेट से। टोटल एसेट कितनी है यहाँ पे, फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे। मॉरिशस कंपनी की कितनी है, मॉरिशस कंपनी की कितनी है, 60 है, 60 है। तो 60 का 50% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन हमारी वैल्यू कितनी है, 50 है। हमारी 200% की कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, 50 है। तो ये भी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा कि डराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया। तो सेम अब वही प्रोविज़न यहाँ पे भी लग जाएगा। तो सेम प्रोविज़न देख रहे हैं, सेम प्रोविज़न यहाँ पे भी लग रहा है। सिंस द ये स्पेसिफाइड डेट 31 मई 2018 है। फेयर मार्केट वैल्यू 60 हो गया, 250 हो गया, यह सब आप एक्सप्लेन हो गया है। सिंस द वैल्यू ऑफ एसेट लोकेटेड इन इंडिया इज 50 करोड़, एक्सिड 10 करोड़ एंड ऑल्सो एक्सिड्स 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ द मॉरिशस इंटरमीडिएट कंपनी। मॉरिशस इंटरमीडिएट कंपनी वुड बी डीम्ड टू बी ड्राइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया। सेम डेफिनेशन आपको बस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है और उसकी वैल्यू बस पुट कर देनी है। तो उसके हिसाब से अब इंडिया में टैक्स हो जाएगा। DT IT एक्ट के हिसाब से इंडिया में टैक्स हो जाएगा। लेकिन DTAA क्या कहता है, DTAA के लिए क्वेश्चन के बाद इंडेक्स दिया हुआ है, वो आप रेफर कर लीजिएगा। तो DTAA क्या कहता है, इंडिया और जर्मनी का यहाँ पे DTAA कौन है, जर्मनी है ना, कंपनी पेरेंट कंपनी। इंडिया जर्मनी का DTAA लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कंपनी ऑफ सोर्स और कंपनी ऑफ रेसिडेंस के बीच लगता है DTAA। तो इंडिया हो गया कंपनी ऑफ रेसिडेंस, नहीं सॉरी, इंडिया हो गया कंपनी ऑफ सोर्स और जर्मनी हो गया कंपनी ऑफ रेजिडेंस। तो यहाँ पे इंडिया और जर्मनी का DTAA लग जाएगा। इंडिया और जर्मनी का DTAA क्या कहता है, क्लॉज 1(3) ऑफ 13 ऑफ द इंडिया जर्मनी DTAA वुड बी रिलेवेंट फॉर द इंस्टेंट केस एज पर आर्टिकल 13 इंडिया जर्मनी DTAA कैपिटल गेन फ्रॉम एलिनिएशन ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी विच इज ए रेजिडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में बी टैक्सड इन दैट स्टेट। मतलब इन द इंस्टेंट केस शेयर्स बीइंग ट्रांसफर्ड और दोज ऑफ मॉरिशस इंटरमीडिएरी company which is not a resident of India. Accordingly, the instant case would not be covered under clause 4 of article 13 and the residential clause 5 of 13 would be applicable. As per clause 5, gain from the alienation of any property other than that referred in paragraph 1(4) shall be taxable only in the contracting state of which the alienator is a resident. अच्छा, सिर्फ रेजिडेंट जहाँ का है वहीं पे कैपिटल गेन टैक्स होगा। द एलिनिएटर इज ए जर्मनी कंपनी विच इज़ ए रेजिडेंट ऑफ जर्मनी एंड नॉट इंडिया। अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल ओनली इन जर्मनी एंड नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। सिंस प्रोविजंस ऑफ DTAA कैन बी अप्लाइड more beneficial to the taxpayer. The provisions of the act in the instant case, the provisions of the DTAA can be applied and accordingly capital gain would not be taxable in India. तो इतना सारा जो मेहनत हमने किया उसका कोई फ़ायदा इंडियन गवर्नमेंट को होगा नहीं, क्योंकि इंडिया में ये टैक्सेबल होगा ही नहीं, क्योंकि DTAA ज़्यादा फेवरेबल है इस केस में SSC के लिए। तो कंट्री ऑफ रेजिडेंस में ये टैक्स लग जाएगा। ठीक है, उसी तरह सेम प्रोसेस में C और D दोनों टैक्स दोनों का प्रोविज़न आप प्रैक्टिस करिएगा, दोनों आराम से हो जाएगा। लेकिन आपको बस ये डेफिनेशन अच्छे से याद होने चाहिए, सारे बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाने चाहिए कि इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया इज डीम्ड टू बी अक्रूराइज इन इंडिया। इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया इज डीम्ड टू बी अक्रू इन इंडिया। Asset being shares of a company incorporated outside India deemed to be situated in India if the shares derives directly or indirectly its value substantially from asset located in India। ये पेज का हो सकता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आराम से याद कर लीजिएगा पूरा पेज। जी आप देख लीजिए पूरा पेज, आराम से आप याद कर लीजिएगा इसको। एक स्क्रीनशॉट में अगर आ सकता है तो स्क्रीनशॉट आप इसका लीजिए और आराम से इसको पूरा रट्टा मार जाइए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये केस स्टडी करना है। अब आप इसके बाद मेरे एक्सप्लेन करने के बाद अगर आप इसको करेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर पहली बार अगर आप ये केस स्टडी देखेंगे, दिमाग घूम जाएगा, आपका दिन निकल जाएगा कि समझने में केस स्टडी बोल क्या रहा है, डेफिनेशन कहाँ से कहाँ कौन सा लिंक होगा, कुछ समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार आप मेरी वीडियो को देखें, एक्सप्लेनेशन को देखें क्या है, उसके बाद आराम से केस स्टडी सॉल्व करने बैठें, आराम से सॉल्व हो जाएगा सर पूरा का पूरा।
ठीक है, तो अगला मेरा वीडियो होगा कि मैंने 3 केस स्टडी तो एक्सप्लेन कर दिया है, हो सकता है अगला मैं वीडियो डालूँ रिवीजन लेक्चर, वो भी तीनों केस स्टडी का जितना भी मैंने डाला है 3 केस स्टडी इसको मिला के, तो उन तीनों का मैं रिवीजन उसमें करवाऊँ, हो सकता है। देखता हूँ अब मैं क्या प्लानिंग कर पाता हूँ आगे। तो आगे इस तरह के केस स्टडी को मतलब एक्सप्लेनेशन मेन हमारा यहाँ एम होता है कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी अच्छे तरीके से याद हो जाए। केस स्टडी एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड, केस स्टडी ओरिएंटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल रट्टा मार जाए एकदम बिल्कुल अच्छे से। और मैं रिवीजन भी करवाता चलूँ, जैसे 3-4 केस स्टडी का वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा, उसके बाद एक रिवीजन वीडियो डालूँगा जिसमें सारे 3-4 केस स्टडी के रिवीजन कॉन्सेप्ट के होंगे। तो इस तरह से मैं डालता रहूँगा तो आपको बिल्कुल मेमोराइज़ हो जाएगा, वो बार बार रिवीजन होगा तो मेमोराइज़ हो जाएगा आपको सारा कॉन्सेप्ट। तो मेन एम हमारा यहाँ पे होगा कि कॉन्सेप्ट आपको रट्टा मार जाए और प्रैक्टिस हो जाए केस स्टडी की। तो ठीक है, इसी तरह और भी केस स्टडी का मतलब देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, लेक्चर सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप कुछ स्पेसिफिक कुछ और चाहते हैं कि मैं इंक्लूड करूँ इसमें एक्सप्लेनेशन में, तो आप मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं, जिससे मैं और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।